वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने वाले हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंडर क्लास 11 का मैथमेटिक्स। ओके, तो वेस्ट बंगाल में जो बुक मैथमेटिक्स का चलता है वो छाया प्रकाशनी का मैथमेटिक्स है और इसके राइटर हैं सुरेंद्र नाथ दे। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग SN दे बोलते हैं और इन्हीं का बुक है। ज़्यादातर स्कूलों में यही बुक चलता है। ठीक है, इसका बंगाली वर्सन भी है और इंग्लिश वर्सन, दोनों ही बुक आता है। इसके अलावा और भी राइटर है जिनका बुक चलता है, जैसे अमिताभ मित्रा है। तो ज़्यादातर स्कूलों में यही बुक चलता है। ओके, तो आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके कंटेंट पे। कंटेंट में यहाँ आप देखेंगे टोटल यहाँ पे 7 यूनिट्स है। यूनिट 1 है सेट्स एंड फंक्शंस, यूनिट 2 है ट्रिग्नोमेट्री, फिर नीचे यूनिट 3 है एलजेब्रा और इसके बाद है इस तरफ यूनिट 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यूनिट 5 कैलकुलस है और यूनिट 6 मैथमेटिकल रीजनिंग है। यूनिट 5 कैलकुलस है, यूनिट 6 मैथमेटिकल रीजनिंग और यूनिट 7 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी मिसलेनियस और कुछ भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जी एग्ज़ाम का वगैरह और भी क्वेश्चंस वगैरह है। ओके, तो ये इसका टोटल सिलेबस है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शन में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। ओके, तो स्टूडेंट यूनिट 1 चैप्टर 1 सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जो है ये मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, इस थ्योरी का, इस चैप्टर का यूज़ जो है आगे बहुत सारे जगहों में होने वाला है और आगे आप चले जाएं कॉलेज तक, कॉलेज के बाद आगे भी पढ़ाई करेंगे साइंस से लेकर और मैथमेटिक्स से लेकर, तो सब जगह आपका सेट थ्योरी काम आने वाला है। इसलिए ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में से है। जॉर्ज कैंटर जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जर्मन के थे, उन्होंने इस सेट थ्योरी को डेवलप किया था। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जॉर्ज कैंटर ए ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन डेवलप्ड द सेट थ्योरी। ओके, सेट थ्योरी का आगे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, कौन से चैप्टर में यूज़ होने वाला है, ये मैं थोड़ा सा एक बार बता दे रहा हूँ। यूजेज ऑफ सेट थ्योरी इन चैप्टर्स लाइक, आगे सेट थ्योरी के बाद ही इसी में यूनिट 1 में ही जो आगे एक चैप्टर है वह है रिलेशन। ये एक चैप्टर है, तो रिलेशन यहाँ पर सेट थ्योरी का यूज़ होगा। ओके, फिर उसी के साथ एक और चैप्टर उसी में ऐड है फंक्शन और मैपिंग, फंक्शन या मैपिंग। इस चैप्टर में भी सेट थ्योरी का पूरा यूज़ होगा। फिर आगे आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी। अगर आप जाएंगे यूनिट 7 में प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पर पूरा का पूरा सेट थ्योरी वहाँ पे यूज़ होगा और वहाँ इम्पोर्टेंट भी है वो चैप्टर। फिर उसी तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज़, यहाँ पर भी सेट थ्योरी का यूज़ होगा। ये आपको एलजेब्रा का एक चैप्टर है यूनिट 3 में। ओके, तो ये जस्ट मैं बताने का मकसद ये है कि सेट का यूज़ जो कई जगहों पे होने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो अब आ जाते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट किसको बोलते हैं। तो सेट क्या चीज़ है, ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ों का एक कलेक्शन है। एक कलेक्शन है यानी एक समझ लीजिए पूरा वो ग्रुप है। ठीक है, कलेक्शन है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, अलग अलग चीज़ों का। वो कलेक्शन जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, ऐसा कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ये आपके लिए नया वर्ड होगा। इस वेल डिफाइंड का मतलब ये है, वेल डिफाइंड मीन्स we can clearly say whether a particular object belongs to the collection or not। well defined का मतलब ये है कि आप क्लियरली या साफ तौर पर बता सके कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ उस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा, उस कलेक्शन से बिलोंग करेगा यानी उसमें होगा या नहीं होगा, ये आप क्लियरली बता सकेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप क्लियरली बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या चीज़ उस कलेक्शन में है तो फिर वो कलेक्शन एक सेट होगा। अगर आप क्लियरली नहीं बता सकते हैं
कि वो चीज़ उस कलेक्शन में नहीं है या नहीं है, क्लियरली नहीं बता सकते हैं, तो फिर वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेट का एग्जाम्पल लिखा है। पहला एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। आपके स्कूल में क्लास 11 में जितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका अगर हम पूरा कलेक्शन लेते हैं तो फिर वो क्या होगा, वो एक सेट होगा। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी साइंस के स्टूडेंट लेंगे वो सभी अलग अलग स्टूडेंट हैं, उन टोटल का आप कलेक्शन ले ले, पूरा का ग्रुप ले ले आप। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, वो एक सेट होगा और वो वेल डिफाइंड भी होगा। आगे मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा जहाँ से मैं समझाऊंगा कि कौन सा वेल डिफाइंड है और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह के कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑल द टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने टीचर हैं वो सभी का अगर हम कलेक्शन ले ले तो वो क्या होगा, वो एक सेट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं वेल डिफाइंड भी थोड़ा सा यहीं पे बता दूं कि जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल द टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल के तमाम टीचर का कलेक्शन वो एक सेट होगा। ठीक है, अब एक हम मान लेते एक टीचर लेते हैं, एक टीचर हम लिए और टीचर अगर हम आपसे ये बोलें कि ये टीचर आपके स्कूल के हैं या नहीं है, आप क्लियरली बता सकेंगे। अगर वो टीचर किसी दूसरे स्कूल के हैं तो आप क्लियरली बता सकेंगे कि ये हमारे स्कूल के टीचर नहीं है, यानी वो उस कलेक्शन में नहीं है। तो फिर आपका जो ये कलेक्शन ले रहे ये सेट है, आप क्लियरली बता सकते हैं कोई भी टीचर को लेंगे कि वो हमारे स्कूल के टीचर है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह क्लास 11 का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट आपके स्कूल का ले लेंगे, आपसे ये सवाल करेंगे कि ये स्टूडेंट क्लास 11 का साइंस स्टूडेंट है या नहीं है, आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये साइंस का स्टूडेंट हमारे क्लास 11 का है या नहीं है, क्लियरली बता सकेंगे। तो आपका जो क्लास 11 का साइंस स्टूडेंट का ग्रुप है वो क्या हो गया, कलेक्शन, वो एक सेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो सेट है बहुत सारी चीज़ों का बन सकता है, जैसे यहाँ स्टूडेंट का सेट हुआ, टीचर का सेट हुआ, अल्फ़ाबेट का भी सेट हो सकता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक। इसी तरह मैंने यहाँ तीसरा एग्जाम्पल लिया कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल होता है, वॉवेल हमें पता है क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो ये 5 वॉवेल होता है, इनका अगर हम सेट ले लेंगे, इस तरह कलेक्शन ले लेंगे तो ये कलेक्शन भी क्या होगा, एक सेट होगा। बिल्कुल क्लियरली है, सब अलग अलग है, सब डिस्टिंक्ट है। ठीक है, इसके बाद चौथा एग्जांपल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर या वास्तव संख्या। नेचुरल नंबर कौन सा होता है, जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, गिनती के लिए यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह पूरा अगर हम कलेक्शन ले लेते हैं तो वो भी कलेक्शन भी क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि सभी यहाँ पे अलग अलग है और क्लियरली कोई नंबर अगर हम देते हैं तो आप बोल सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस सेट को इस तरह n से डिनोट किया जाता है। फिर इसी तरह एक और ले रहे एग्जांपल कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ डेज इन ए वीक। एक हफ्ते में जितने जो दिन होते हैं उनका अगर हम नाम, जो उनका नाम है उसका अगर हम कलेक्शन लेते हैं तो वो भी एक सेट होगा। वो कलेक्शन भी किस तरह का सेट है, ये देखें, जो एक हफ्ते में 7 दिन होते, 7 दिनों का नाम ले ले, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, इस तरह से ले लेंगे तो क्लियरली ये एक सेट होगा। ठीक है, सभी दिन अलग अलग है, सभी दिनों के नाम, और आप क्लियरली बता सकेंगे कि कोई दिन उसमें होगा या नहीं होगा। ये 7 ही नाम होता है, इसके अलावा तो और कोई दूसरा नाम होगा नहीं। अब जो वेल डिफाइंड से रिलेटेड मैं कुछ एक एग्जाम्पल बताऊँगा कि वो सेट नहीं होते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट ए सेट, जो सेट नहीं है। किस तरह का, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ नंबर 1 कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन क्लास 11 इन योर स्कूल। आपके क्लास 11 के टॉल स्टूडेंट जिनका हाइट टॉल है, लंबे स्टूडेंट का कलेक्शन, तो ये सेट होगा या नहीं होगा। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, यानी क्लियरली तो पे आप बता सके कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा। अब जैसे मैंने ये कहा कि टॉल स्टूडेंट का कलेक्शन, तो टॉल स्टूडेंट का कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक आप क्लियरली तौर पे कोई स्टूडेंट को नहीं बता सकते कि ये टॉल है या शॉर्ट है हाइट में क्लास 11 का। कैसे, मान लीजिए आपके क्लास में जो सबसे छोटा हाइट का लड़का है, सबसे छोटा हाइट का,
उसको अगर हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट, तो जो सबसे छोटा हाइट का उसके लिए तो बाकी जितने भी हाइट में बड़े हैं वो सभी उसके लिए टॉल होंगे, ठीक है। तो फिर जब उसको बोलेंगे क्लास 11 का टॉल स्टूडेंट का कलेक्शन, तो फिर वो अपने से जितना सब बड़े स्टूडेंट है वो सभी का कलेक्शन बोलेगा, वो सभी टॉल स्टूडेंट का कलेक्शन, उसका जो कलेक्शन वो बनाएगा अपने से बड़ा हाइट का सबको बना लेगा, ठीक है। तो उसका कलेक्शन कुछ और होगा। फिर जो जिसका हाइट मीडियम है उसको अगर हम बोलेंगे कि टॉल स्टूडेंट का कलेक्शन बताओ क्लास 11 का, तो फिर वो क्या करेगा, अपने से जो बड़ा है टॉल स्टूडेंट उन लोग का हाइट का हिसाब से बताएगा कि ये कलेक्शन होगा टॉल स्टूडेंट का क्लास 11 का। अच्छा, जो सबसे टॉल स्टूडेंट होगा क्लास 11 का उसको अगर हम बोलेंगे कि क्लास 11 का टॉल स्टूडेंट का कलेक्शन क्या होगा, तो वो सिर्फ अपना ही नाम डालेगा और किसी का नाम नहीं डालेगा, बाकी सब उसके हिसाब से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कलेक्शन हो रहा है टॉल स्टूडेंट का वो अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग हो जा रहा है, एक ही नहीं हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि सभी का जो है कलेक्शन वो सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बोलेंगे इंग्लिश के वॉवेल का कलेक्शन, तो सभी स्टूडेंट ये 5 ही वॉवेल लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, सबका आंसर सबका जो सेट बनेगा वो सेम बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम बोलते हैं टॉल स्टूडेंट का कलेक्शन, तो यहाँ पे सभी का जो है अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग सेट बनना शुरू हो जाएगा, अलग अलग कलेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे सबका अलग अलग हो रहा है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि सभी का एक जैसा आंसर आएगा, एक जैसा सेट कलेक्शन बनेगा, ओके। इसके बाद इसी तरह से दूसरा मैंने लिया जो सेट नहीं है, जैसे अगर हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास के जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका कलेक्शन, तो ये भी एक सेट नहीं होगा, ये कलेक्शन तो होगा लेकिन ये सेट नहीं बोलेंगे इसको। क्यों? गुड स्टूडेंट जो है इसका कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं है कि किसको हम गुड बोलेंगे, किसको बैड बोलेंगे, कि उसका कोई हमारे पास ये नहीं है कि जो अच्छा पढ़ने में होगा तो वो तो अपने आप को गुड बोलेगा, बाकी सबको वो अपने हिसाब से गुड नहीं समझेगा। उसका अगर कलेक्शन बोलेंगे बनाने तो फिर वो कुछ और बनाएगा एक कलेक्शन। उसके बाद जो सबसे ख़राब है पढ़ने में उसको बोलेंगे गुड स्टूडेंट का कलेक्शन, तो वो अपने से बाकी जितने अच्छे सबका कलेक्शन नाम लिख देगा क्लास में, तो उसका एक अलग कलेक्शन बन जाएगा, दूसरे का कुछ अलग कलेक्शन बनेगा। तो ये सब जो है सेट नहीं होगा क्योंकि सबका एक जैसा सेट, एक जैसा कलेक्शन बनेगा तभी वो सेट कहलाएगा। इसी तरह कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल के जो बेस्ट टीचर है उनका कलेक्शन, तो देखिए बेस्ट टीचर भी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जो है बेस्ट टीचर बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट के हिसाब से कोई बेस्ट टीचर होता है, कोई नहीं भी होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम राजेश को बोलेंगे कि बेस्ट टीचर का कलेक्शन तुम्हारे स्कूल का, तो उसको राजेश के हिसाब से जो बेस्ट टीचर होंगे वो उनका नाम लिख लेगा। अगर हम बोलेंगे कि रोहन को बोलेंगे कि तुम्हारे हिसाब से बेस्ट टीचर, तो बेस्ट टीचर का कलेक्शन तुम्हारे स्कूल के, तो वो क्या करेगा अपने हिसाब से उसको जो बेस्ट टीचर लगते हैं उनका नाम लिख लेगा। तो फिर क्या होगा, सबका कलेक्शन अलग अलग हो जाएगा, तो इसको हम सेट नहीं बोल सकते। सबका एक ही जैसा अगर होगा सेम तभी हम उस कलेक्शन को सेट बोलेंगे, ओके। एक और बात, चौथा एग्जाम्पल जो यहाँ पर मैंने बोला कि जो कलेक्शन होगा उसका सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा, अगर अलग अलग होता है तभी वो सेट होगा, वरना वो सेट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया 1 1 2 3 4 नंबर से, यहाँ पे ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक जैसे हो जा रहे, अलग अलग नहीं हो रहे, 1 और 1 सेम हो जा रहा है। बिकॉज एनी टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो ये दोनों सेम हो जा रहे हैं, जबकि सेट में ये ज़रूरी है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो भी उसके अंदर में ऑब्जेक्ट होंगे, चीज़ होंगे, वो सभी अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इससे पहले जो भी सेट के एग्जांपल मैंने लिखे सब अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। यहाँ पे सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। ऑल टीचर्स लेंगे सब टीचर्स अलग होंगे, ऑल साइंस स्टूडेंट लेंगे सभी साइंस स्टूडेंट अलग अलग होंगे, ओके। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा। वेल डिफाइंड का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं, ठीक है।
तो पहला है जनरली इंग्लिश कैपिटल लेटर्स दैट इज़ ए बी सी या एक्स वाई जेड डॉट 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 आर यूज टू डिनोट ए सेट। जो सेट होता है इसको हम लोग आमतौर पे इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी हो ए से लेके जेड तक, उसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं यानी समझाते हैं किसी सेट को। ठीक है। दूसरा, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन सेट इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। सेट के अंदर में जो जो ऑब्जेक्ट होता है, जो जो चीज़ होता है, उसको उस सेट का एलिमेंट बोला जाता है या मेंबर बोला जाता है। ठीक है, सेट का एलिमेंट या सेट का मेंबर। यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल है, तो ये जो वॉवेल का सेट है, इस पूरा सेट को इस तरह से हम लिख करके सेकेंड ब्रैकेट में लिख करके इस सेट का हम एक नाम देंगे, जैसे कैपिटल ए से लिख दिया ना हमने, कैपिटल ए से इसको डिनोट किया या इसको समझाया। ठीक है, तो इस तरह कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे ये 4 नंबर है, 4 नंबर का सेट है, तो इस सेट को हमने एक नाम दे दिया बी, कैपिटल बी। ठीक है, तो इस तरह से कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है सेट के लिए। और सेट के अंदर का जो जो ये ऑब्जेक्ट है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स और मेंबर्स। ठीक है, तो सेट ए का कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, 5 एलिमेंट है या सेट ए का 5 मेंबर है। सेट बी का कितना मेंबर है, 4 मेंबर है या 4 एलिमेंट है, ETC वगैरह वगैरह इसी तरह से। अगला नोट है, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ए सेट आर जनरली डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। जो सेट के अंदर के जो मेंबर होते हैं या जो एलिमेंट होते हैं, उसको भी आमतौर पे स्मॉल लेटर से बताया जाता है। ठीक है, अगर कभी आगे यूज़ होगा हमारा सेट के अंदर का कोई एलिमेंट लिखने का, तो हम उसमें स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर से सेट के एलिमेंट को समझाया जाता है। आगे, इफ़ एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट वी सिम्बॉलिकली राइट, इस तरह से अगर एक्स जो है सेट ए का कोई एलिमेंट है, तो उसको मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखा जाता है एक्स, और ये जो नया आप देख रहे हैं सिंबल या साइन, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू यानी एक्स जो है ए सेट के अंदर है, यानी एक्स ए सेट का एलिमेंट है या मेंबर है। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, रीड एज एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए, या फिर और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, या फिर एक्स ए सेट का एलिमेंट है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, यानी एक्स जो है ए सेट का क्या है, एलिमेंट है या मेंबर है। और ये सिंबल, ये जितने भी इस तरह न्यू सिंबल है, वो आपके चैप्टर 1 जो है एसेंदे का बुक है, उसके पहले में ही ये सिंबल वगैरह दे दिया गया है, उससे भी आप याद कर सकते हैं, और चाहे तो आप बनाते बनाते भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको इजी लगेगा उसी तरह से करेंगे। तो एक्स अगर ए का एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट है, तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर एक्स ए सेट का एलिमेंट नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे, जस्ट यहाँ इस तरह से यहाँ पे लिख करके बिलोंग्स टू लिख कर ये काट देना है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डजंट बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इफ़ एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए वी राइट, अगर एक्स ए सेट का एलिमेंट नहीं तो हम इस तरह से लिखेंगे। और कैसे पढ़ेंगे इसको, एक्स डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए, या फिर एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, इस तरह से पढ़ा जाता है। रीडेज इसको पढ़ेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए और एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ठीक है, ये सिंबल का मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ये सेट है, वॉवेल का सेट है ए ई आई ओ यू। तो जैसे इस सेट में 5 एलिमेंट है, तो ये 5 एलिमेंट में से ये 5 एलिमेंट सेट ए के अंदर है, तो हम इस तरह से सिम्बॉलिकली इस तरह लिख सकते हैं, जैसे ए सेट का एलिमेंट है, तो हम इस तरह लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए सेट ए का एलिमेंट है। इसी तरह ये भी सेट ए का एलिमेंट है, ई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ETC वगैरह वगैरह इस तरह 5 के बारे में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सेट में क्या बी है, बी तो नहीं है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, बट बी डज नॉट बिलोंग टू ए। या फिर इस सेट में एम तो नहीं है, एम डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब जो इसमें नहीं है हम इस तरह से सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। इसी तरह सेट बी 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये चारों नंबर है। 1 बिलोंग्स टू बी है, 2 बिलोंग्स टू बी है। ठीक है, ETC वगैरह वगैरह 3 4 भी है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, बट 5 डज नॉट बिलोंग टू बी,
7 डज नॉट बिलोंग टू बी। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेट के बारे में, वो क्या है? ए सेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स। सेट जो होता है उसके अंदर में जो एलिमेंट होते हैं उसका जो अरेंजमेंट का ऑर्डर है, अरेंजमेंट यानी उसका जो सजावट है, उससे वो इंडिपेंडेंट होता है सेट। दैट इज़, इसका मतलब ये है कि सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट, यानी सेट के अंदर का जो एलिमेंट है उसको आप किसी भी तरह से सजा सकते हैं, वो सेट सेम होगा, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट है सेट उसके सजावट से, यानी अंदर का जो एलिमेंट है उसको आप आगे पीछे कहीं से भी लिखे वो सेट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया द सेट्स, ये वाला AEIOU, ये सेट एंड, और यहाँ पे हमने जो इसके अंदर के एलिमेंट है 5 एलिमेंट, उसको मैंने आगे पीछे कहीं भी कर दिया। ई को पहले लिख दिया, ओ को बाद में लिख दिया, आई को पहले बीच में लिख दिया, फिर ए फिर यू लिख दिया। इस तरह मैंने इसके एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है उसका ऑर्डर यानी उसका जो सजावट है, जैसे यहाँ सजा हुआ था ए पहले, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, इसका जो ऑर्डर, इसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक, इसका सजावट को। तो इसको मैंने बदल दिया ऑर्डर को, ठीक है, अरेंजमेंट का ऑर्डर को बदल दिया, आगे पीछे कर दिया। तो जो भी हो ये इंडिपेंडेंट है सेट, मतलब ये दोनों सेम सेट होगा, और इन एनी ऑर्डर या किसी भी तरह से आप इसको आगे पीछे कर ले, रिप्रेजेंट्स द सेम सेट, दो ये सभी सेम सेट होगा, ठीक है, बिल्कुल इक्वल सेट होगा, सेम सेट होगा, ठीक है। तो ऑर्डर आप कुछ भी सेट में कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट का रिप्रेजेंटेशन यानी सेट को लिखा कैसे जाता है। तो आमतौर पर सेट को लिखने का 2 तरीका है, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। पहला तरीका है रोस्टर या टेबुलर मेथड। पहला मेथड जो है वो टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है वो है प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर मेथड। ये 2 तरीका से सेट को लिखा जाता है। तो पहला रोस्टर या टेबुलर मेथड क्या है? रोस्टर या टेबुलर मेथड, इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर एक्सप्लिसिटली गिवन। इसमें क्या होता है, जो सेट का जो भी एलिमेंट होता है यानी उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होता है वो एक्सप्लिसिटली साफ साफ तौर पे पूरा अलग अलग लिखा हुआ रहता है, दिया हुआ रहता है, ठीक है। गिवन यानी दिया हुआ रहता है। द एलिमेंट्स आर रिटेन वन आफ्टर एनदर। जो एलिमेंट है वो सभी को एक के बाद एक लिखा जाता है, सेपरेटेड बाय कॉमाज, बीच बीच में कॉमा लिख करके, विद इन ब्रेसेस और ब्रैकेट्स। इस तरह सेकेंड ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल ये जो सेट है, इसमें सेट में क्या हुआ कि इसी तरह सेकेंड ब्रैकेट में लिखिए और सभी जो एलिमेंट है एक के बाद एक हमने लिखा और सभी के बीच बीच में यहाँ पे कॉमा है और सभी एलिमेंट जो है पूरा क्लियरली तौर पे दिया हुआ है, AEIOU सभी एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड माने इसको जैसे टेबल के तरह हमने लिख लिया, जैसे टेबल में हम लोग सभी एलिमेंट या सभी चीज़ों को अलग अलग इस तरह से लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। इसी तरह सेट भी है, इसमें 4 नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सभी नेचुरल नंबर का सेट है। इस तरह सेकेंड ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट भी हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सेट एक्स हमने ले लिया, 2 4 6 8 10 12, यानी ये सभी जो है ये इवन नंबर है, यानी जो 2 से डिवाइड होता है, 2 2 दूना 4 2 3 6, इस तरह से ये हो गया। तो ये जो देख रहे हैं ये सभी कौन सा मेथड से हमने सेट को लिखा है, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड, जिसमें सभी एलिमेंट आप साफ साफ देख सकते हैं, ये इस तरह से अलग अलग एलिमेंट, ओके। दूसरा मेथड अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिर दूसरा क्या मेथड होता है। दूसरा मेथड है प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस तरह से सेट को नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसमें दूसरा तरीका से सेट को लिखा जाता है। कैसे? इन दिस मेथड वी डिफाइन ए सेट बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज विच इट्स एलिमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई। इसमें जो सेट को लिखने का तरीका है वो ये है कि हम सेट को इस तरह से लिखेंगे कि उसका जो एलिमेंट जो होगा वो एक प्रॉपर्टी को, यानी एक उसका खूबी को या प्रॉपर्टीज़, एक से ज़्यादा खूबी हो सकता है, उसको एलिमेंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी या खूबी को मान कर चलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, सपोज एक्स इज़ एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। एक सेट ए है, एक्स उसका कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, यानी कोई भी एलिमेंट है, आर्बिट्ररी मतलब कोई सा भी, ठीक है। विच सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी पी एक्स। मान लो कि ऐसे एलिमेंट एक्स है और वो किस प्रॉपर्टी को मान के चल रहा है, पी एक्स। ये एक प्रॉपर्टी का नाम है, ये बता दूंगा मैं कि ये किस चीज़ को बताता है। देन वी राइट, तब हम सेट ए को इस तरह से लिखते हैं, सेट ए को इस तरह लिखेंगे, ए सेट लिखेंगे, एक्स यानी सेट का एलिमेंट कोई भी एलिमेंट होगा इस तरह लिखेंगे,
और यहाँ पे px लिखेंगे। इसका मतलब जो होता है, इस सिंबल का मतलब हमारा मैथ में होता है सच देट, इस तरह के, ठीक है। या फिर a इक्वल टू इस तरह x, और इसके जगह में इस तरह से एक लंबा लाइन भी लिखा जाता है, फिर px, ये या फिर ये सेमी कॉलन जैसा, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। ये दोनों सिंबल का मतलब क्या होता है, सच देट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे अभी स्टूडेंट मैंने ऊपर में एग्जाम्पल लिखा था वॉवेल का सेट, उस सेट को अगर हम सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड से लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ए इज़ ए सेट सच देट, इस तरह कि इसका एलिमेंट एक्स है, सच देट एक्स इज़ ए वॉवेल, इस तरह एक्स इज़ ए वॉवेल, एक्स जो होगा ये एक वॉवेल होगा। मतलब ये कि सेट ए में वो एक्स रहेगा, वो एलिमेंट एक्स रहेगा जो एक वॉवेल होगा, एक्स इज़ ए वॉवेल, ये यानी वो एक्स इसके अंदर रहेगा जो एक वॉवेल होगा, ठीक है। एक्स मतलब ये कोई भी एलिमेंट जो वॉवेल होगा वही सेट ए के अंदर में रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखा यही हो गया एक्स का प्रॉपर्टी, इसी को हम पी एक्स बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या है एक्स का, कि एक्स क्या होगा, एक वॉवेल होगा, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो एक वॉवेल कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। तो एक्स जो होगा ये बदलता जाएगा, ए के जगह एक्स के जगह में पहले ए आएगा, फिर एक्स के जगह में ई आएगा, फिर एक्स के जगह में आई आएगा, फिर एक्स के जगह में ओ आएगा, फिर एक्स के जगह में यू आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स जो होता है ये आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है तो एक्स वो एलिमेंट होगा जो वॉवेल होगा, तो ये एक्स बदलता जाएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा, इसी सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ओके। और जब हम इसको टेबुलर प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा सेट बी, एक्स सच देट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये हो गया बी सेट। बी सेट में वो एक्स रहेगा सच देट, इस तरह के एक्स जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, लेस देन 5, 5 से छोटा नेचुरल नंबर होगा। तब यानी बी सेट में वो एक्स लेना है जो 5 से छोटा होगा और वो नेचुरल नंबर होगा, दोनों बातें हैं, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए ये एक प्रॉपर्टी, और वो 5 से छोटा होना चाहिए ये दूसरा प्रॉपर्टी। तो दो प्रॉपर्टी एक्स का होगा, वो एक्स इसमें रहेगा। तो कौन कौन सा होगा, इसमें 5 से छोटा भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा है, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो बी सेट को अगर हम लिखेंगे तोड़कर तो फिर वो टेबुलर फॉर्म में इस तरह से बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और जब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, बी सच देट एक्स, यानी वो एक्स रहेगा सच देट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 5, इस तरह से। फिर नेचुरल नंबर का सेट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ एक्स छोड़कर कुछ भी आप नंबर कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। तो एन सेट जो है इसमें वो ए रहेगा सच देट, मैंने यहाँ पे सिंबल चेंज कर दिया ताकि समझ में आए, ए इज़ ए नेचुरल नंबर, यानी एन सेट में वो ए रहेगा जो एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन सा होता है 1 2 3 4 5 6, तो वो सभी यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको जब हम लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बताया था वो 5 से छोटा होना चाहिए, तो फिर वो 4 तक जाकर रुक जाएगा, ठीक है। फिर आगे एक सेट एक्स है, इसमें मैंने किस तरह लिखा है 2n सच देट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक सेट में वो एलिमेंट रहेगा यानी 2n रहेगा कि वहाँ पर जो n होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हम यहाँ पे लेंगे जब 1 तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर नेचुरल नंबर दूसरा क्या है 2 है, जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। फिर तीसरा नेचुरल नंबर n3 लेंगे तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये सेट आ जाएगा हमारा, ये सेट आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट इस तरह से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है, ठीक है। यहाँ मैंने एक और ले लिया है यहाँ पे समझाने के लिए, और इसका आप आंसर भी खुद बता सकते हैं। वाई सेट सच देट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन 7, यानी वाई सेट में वो एक्स रहेगा, वो एलिमेंट एक्स रहेगा जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा यानी नेचुरल नंबर होगा,
और x क्या होगा, 3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो देखिए 3 से बड़ा और 7 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 3 के बाद 4 5 6 है ना, 4 5 6 7 से छोटा होगा। तो फिर वाई सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से होगा, या टेबुलर फॉर्म में, तो वाई में क्या हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, बस। ठीक है, ये हो गया इस सेट का टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और ये वाई सेट का जो हो गया सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड से। ओके, ये दोनों सेम सेट है। ठीक है, जस्ट ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में और ये हो गया उसका टेबुलर मेथड में। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो आगे मैं टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह बताऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जो कुछ मैंने यहाँ पे समझाया इसका मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।